हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो फ्री क्लासेस है उसका क्लास हम ले रहे हैं, जिसमें हम शुरू किए हैं पॉलिटी को। तो पॉलिटी के लेक्चर में हम अपने अभी तक 3 लेक्चर कर लिया है। सॉरी, थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि हमको कुछ काम पड़ गया था, इसलिए अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो हमने पॉलिटी के 3 लेक्चर में हमने देखा है कि पहले पॉलिटी की क्या क्या हमको पॉलिटी में पढ़ना है, उसका सिलेबस देखे। उसमें पहला टॉपिक हमने संविधान का ऐतिहासिक विस्तार पढ़ लिया है, क्या क्या कौन कौन अधिनियम बने थे। उसके बाद हमने राज्य के तत्व पढ़े थे। और आज के इस लेक्चर में हम जो हमारे नेशनल प्रतीक हैं, मतलब जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल सिंबल के बारे में जानेंगे, मतलब क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी को आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है बीपीएससी के लिए तो है, लेकिन अभी जो 4 फरवरी से जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, उसमें उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस टॉपिक्स जो हम अभी करा रहे हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आइए शुरू करते हैं उस टॉपिक को। तो एसएससी जीडी के जितने सारे अगर मेरे विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो इस टॉपिक को करके जरूर जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो है राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक है, कौन कौन से है। आइए उसी को देखते हैं। ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। दोस्तों, देखते हैं कि कोई बोल रहा है कि पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो फिर सब तो लिखा हुआ है। अगर दोस्तों यही जो हम लिखे हुए हैं, अगर यही हम लिख के पढ़ाएं, यहाँ पे सारी बातें हमको याद है तो हम लिख के पढ़ाएं तो वीडियो लंबा होगा। क्योंकि यही अगर जो लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो मतलब इसको हम लिखें तो वीडियो हमारा लंबा होगा। हमको वीडियो लंबा नहीं करना है, हमको क्या करना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कैसे ले, ये हमको देखना है कि कम समय में मेरा समय भी ज़्यादा नहीं जाए और जो हमको ज्ञान है वो मिल जाए। अगर यही को हम यहाँ पे आके लिखेंगे तो लिखने में जो टाइम जाएगा उससे कुछ फायदा होगा नहीं। इसलिए हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस पे सब लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। इसको छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं तो इस नेशनल फ्लैग में देखेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर होता है, यहाँ पे क्या होता है, केसरिया होता है। ऊपर जो रंग होता है वो केसरिया रंग होता है। और सबसे नीचे देखेंगे तो ये हरा होता है, और बीच में सफेद होता है। और ये जो बीच में चक्र है, इसका जो रंग होता है ये नीला कलर का रंग होता है। और इसमें जो चक्र है ये, इस चक्र में 24 तिलियां हैं। जो क्या है, 24 तिलियां होती है। तो आइए देखते हैं कि इस रंग का मतलब क्या है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि ऊपर जो रंग है केसरिया है, और केसरिया क्या है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग जो क्या है, त्याग और बलिदान की प्रतीक है। मतलब आजादी में कितने मतलब जो भी मतलब बलिदानी हुए उनका बलिदान का प्रतीक ये दिखाता है केसरिया रंग। और बीच में जो है सफेद, ये शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। अगला देखेंगे, नीचे जो है हरा रंग, हरा रंग किसका प्रतीक करता है, ये समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसको दर्शाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपका एक ऑप्शन रहेगा समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और देखते हैं कि 24 तिलियां अशोक स्तंभ से ली गई है। ये जो 24 तिलियां है, 24 तिलियां जो अशोक स्तंभ है उसी से ली गई है। आगे है कि अगर हम इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बात करेंगे तो 3:2 है। अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो 3 और चौड़ाई देखेंगे तो 2 है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन कैसे घुमाता है, तो हमको मतलब ऐसे सब कोई पढ़ता है लंबाई अनुपात चौड़ाई तो 3:2, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये कर देता है कि चौड़ाई अनुपात लंबाई कितनी है। तो कितने स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि 3:2 पढ़े हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी कभी क्या बोलता है कि चौड़ाई अनुपात लंबाई कर देता है, वहां पे 2:3 होगा। लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछे तो 3:2 होगा। आगे कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया। मतलब ये जो राष्ट्रीय ध्वज था, इसको संविधान सभा ने
अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, डिजाइन किसने बनाया, तो पिंगाली वेंकैया नायडू द्वारा तैयार किया गया। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बना था वो पिंगाली वेंकैया नायडू के द्वारा तैयार किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है। अगर झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा, जो झंडा गीत लिखा गया श्यामलाल पार्षद द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। और झंडा समिति, संविधान सभा में एक झंडा समिति बनाई गई थी। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002, एक भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आया, जिससे ये होगा कि सभी भारतीयों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि सभी भारतीय नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार दिया गया। सभी भारतीय नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार दिया गया। ये कब दिया गया, तो 26 जनवरी 2002 से ये लागू हो गया कि सभी भारतीय झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह जो है, अशोक स्तंभ। तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 4 शेर दिखाई देंगे जिनकी जो पीठ है एक दूसरे की तरफ है। यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3, और एक चौथा जो है वो पीछे की टाइप है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते को हम लोग राष्ट्रीय वाक्य मानते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक घोड़ा है, इसमें एक घोड़ा है और यहाँ पे एक बैल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ की अनुकृति है। तो जो सारनाथ वाराणसी में अशोक स्तंभ स्थित है उसी पे से ये लिया गया है, जो है अशोक स्तंभ पे से है लिया गया है। कुल सिंह जो इसमें 4 है जिनका एक दूसरे की ओर पीठ है, जो है इसमें कुल सिंह हमको पता है कि 4 है, तो जो एक दूसरे की ओर उनका पीठ है। और ये जो सिंह है, सिंह किसके निशानी है, साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। सिंह जो है साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक इनको बताया जाता है। जो घोड़ा, यहाँ पे जो आपको बताया घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। घोड़ा जो है शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। और जो बैल है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जो बैल इस पे है वो हमारे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के प्रतीक को बताता है। जो राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है और ये सत्य की विजय है। ये हमको बताता है सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की विजय, और ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इसी को हम अपना राष्ट्रीय वाक्य मानते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते हैं। अगला देखेंगे हम। आगे है कि राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के बारे में जब बात करेंगे तो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसको मतलब हम जन गण मन अपना जो भारतीय राष्ट्रीय गान लिए हैं वो क्या हुआ था, तो 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका जो था उसी में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के नाम से प्रकाशित होता, उसी में थे भारत जनगण मन था उसी में। आगे देखेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्हीं को बोलते हैं टैगोर, द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जनगण मन का हिंदी रूपांतरण को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था जनगण मन, उसी का हिंदी रूपांतरण को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1950 को अपनाया राष्ट्रगान के रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण दत्त, में गाया गया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जो राष्ट्रगान था वो सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को जो 26वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो बिशन नारायण दत्त थे। उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ठीक है, आगे है कि गायन की अवधि। तो राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड है, ये तो सब कोई जानता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। अगर संक्षिप्त गायन की अवधि भी एक होती है,
जो कि 20 सेकंड में होता है। संक्षिप्त गायन की अवधि 20 सेकंड होता है और राष्ट्रीय गायन की संपूर्ण अवधि 52 सेकंड होता है। अगला देखेंगे हम, अगला है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की। मतलब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में रचना की है, उसी को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी, में गाया गया था इसको। तो इसको भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन ये कब था? 1996 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। और राष्ट्रीय गान को भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन वो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था। अगला देखेंगे हम कि राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पशु को क्या, जो बाघ, टाइगर को हम राष्ट्रीय पशु मानते हैं। इसके पहले शेर था। तो आइए देखते हैं कि 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया। इससे पहले शेर था। बताया ना आपसे कि 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु बनाएगा। इसके पहले जो था 1973 के पहले शेर था, लायन हमारा राष्ट्रीय पशु था। उसके बाद है बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए बाघ परियोजना। जो राष्ट्रीय पशु हमारे बाघ है उनकी जनसंख्या घट रही थी, तो उसी को रोकने के लिए एक बाघ परियोजना लाया गया। और बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल में इसको उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी जब ये लाया गया 1973 में। कहाँ से लाया गया? सबसे पहले कहाँ किया गया? तो जिम नेशनल पार्क नैनीताल में इसको कहा गया था। शुरू में नाम था हैली राष्ट्रीय पार्क, जो ये है शुरू में नाम जिम कॉर्बेट पार्क है, इसका नाम हैली राष्ट्रीय पार्क था, लेकिन वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय पशु। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मयूर। भारतीय मयूर को राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। इसको देखेंगे कि 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ। तो जो मोर था इसको 26 जनवरी 1963 को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एक्ट के द्वारा मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। जो भारतीय वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण है उसी के द्वारा मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद है देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग। हमारा राष्ट्रीय पंचांग देखेंगे क्या है कि यह शक संवत पर आधारित है। जो हमारा पंचांग है शक संवत पर आधारित है। तो शक संवत की शुरुआत अगर हम मानेंगे तो 78 एडी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। जो कनिष्क थे कुषाण वंश के शासक, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो शक संवत पर ही हमारा आधारित है। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ सरकारी कार्यों के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, भारत सरकार ने अपनाया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको सरकारी कार्यों के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को भारत ने अपनाया। अगर इसका हम बात करेंगे तो पहला महीना इसका होता है चैत्र, और चैत्र की पहला दिन की बात करेंगे तो हम 22 मार्च को पहला दिन मनाते हैं। और 21 मार्च होता है कब? जब हमारा वर्ष लीप ईयर है उसमें 21 मार्च होता है। तो हमारा शक संवत पर आधारित है। 78 एडी में इसको शुरू किया गया कनिष्क के द्वारा, जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे उसी को शुरू किया गया। और भारत सरकार द्वारा इसको अपने सरकारी कार्यों के लिए 22 मार्च 1857 को अपनाया गया। और इसका बात करेंगे कि इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, और पहला दिन की बात करेंगे तो 22 मार्च होता है। अगर हमारा वर्ष लीप ईयर है तो 21 मार्च को पहला दिन मनाते हैं। ये हमारे पंचांग के माध्यम से। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात बोलेंगे तो कमल है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। अगर नेलुम्बो न्यूकिफेरा इसका जो वैज्ञानिक नाम है, तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? कमल है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे हम, नेशनल ट्री, तो हमारे बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। ये रहा हमारा बरगद, इसी को राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय नदी जो है हमारा गंगा है, इसकी जो लंबाई है पूरा 2525 किलोमीटर है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। तो जो हमारी राष्ट्रीय रिवर है वो गंगा को माना गया है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थान है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय विरासत पशु, जो हमारे राष्ट्रीय विरासत पशु है ये क्या है? तो एशियाई हाथी को हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु माना गया है।
अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया। अक्टूबर 2010 में हमारा विरासत प्रसिद्ध राष्ट्रीय मतलब भारत एशियाई हाथी को घोषित किया गया कि जो हमारी राष्ट्रीय विरासत पशु होगा वो एशियाई हाथी होगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय फल, जो हमारा राष्ट्रीय फल है वो आम है। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो मीठे पानी की डॉल्फिन, जो मीठे पानी में डॉल्फिन पाई जाती है उसी को हम राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। 18 मई 2010 में भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की। कब की? तो 18 मई 2010 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई है। आगे अगला देखते हैं। अगला है नेशनल करेंसी सिंबल। तो इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था और एक मुंबई ITI के छात्र से डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया था। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा राष्ट्रीय करेंसी सिंबल है इसमें है दो शब्द को लिया गया है। एक लिया गया है र और एक आर। तो अगर इसमें बात करेंगे हम तो ये जो लिया गया है देवनागरी लिपि से लिया गया है। और इधर ये जो है रोमन लिपि से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जो सिंबल बनाया गया है इसमें दो अक्षरों का मेल है। एक हिंदी से र मतलब देवनागरी लिपि से र लिया गया है और रोमन लिपि से आर लिया गया है। तो आज ये इतने सारे सिंबल है। अगर इतने सारे को आपको ये वीडियो देख कर जा रहे हैं तो आपको है कि अगर BPSC के लिए तो है, लेकिन अगर जो बच्चा SSC GD का इसको देख ले रहा है तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। या आपको पूछ दे कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, या तो उसकी लंबाई या चौड़ाई पूछ दे, या राष्ट्रीय पशु को कब अपनाया गया, या इसके राष्ट्रीय पशु शेर जो था वो कब से लागू हुआ है, बाघ कब से लागू हुआ, शेर कब तक था, ये पूछ दे। या कोई भी मतलब इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। या तो BPSC का एग्जाम हो या SSC GD का एग्जाम है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।